उदास न हो बीते हुए कल के लिए, सवाल होते ही हल के लिए। हर कोई ठहर नहीं सकता उन हालातों में, क्योंकि किस्मत की चाबी है तेरे हाथों में। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और संघर्ष से सफलता की इस कड़ी में आपका स्वागत है। इस बार हम आपको ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो 24/7 आपकी सेवा और आपकी सुरक्षा में खड़े रहते हैं। चाहे राष्ट्रीय पर्व हो या आपका अपना पर्व, उसके लिए भी वो अपनी जी जान लगाकर आपकी सुरक्षा में खड़े रहते हैं। हम बात करते हैं भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा से जो लोग आते हैं, अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं और 24/7 अपनी फिक्र छोड़कर आपकी फिक्र के लिए खड़े रहते हैं। IPS ऑफिसर HP जनार्दनन हैं, उनसे जुड़ते हैं। सर, संघर्ष से सफलता की कड़ी में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? सबसे पहले आप सबको, जितना भी दर्शक है, सबको हम नमस्कार करता हूँ। तो मेरा नाम है हरदीप जनार्दनन। हम 2013 बैच का इंडियन पुलिस सर्विस का झारखंड कैडर का एक ऑफिसर हूँ। हम 2012 के UPSC एग्ज़ाम में क्लियर होकर हम झारखंड कैडर ज्वाइन किया और 2014 से हम झारखंड में अपना सेवा दे रहा हूँ। हम UPSC सिविल सर्विस करने से पहले हम अपना स्कूली शिक्षा पूरा हम केरला में किया था, मेरा गांव में किया था। उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग करने के लिए हम NIT ट्रिची में अपना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हम बीटेक किया। बीटेक करने के बाद हम अराउंड 2 साल एक प्राइवेट फर्म में काम किया। उसके बाद हमेशा हर मिडिल क्लास फैमिली को लगता है कि UPSC एक बार लिखना चाहिए। IAS IPS जो सर्विस होता है उसका वो जो लोगों को बीच में वो इंटरेस्ट पैदा किया हुआ था, उसी के चलते लिखना था मन में। तो हम अपना तैयारी UPSC के लिए हम दिल्ली में किया। हम 3 बार UPSC का एग्ज़ाम लिखा है, तीसरी बार हम एग्ज़ाम क्लियर किया। हम उसके बाद हमको IPSC चाहिए था तो हम IPS मिल गया। फिर हम कैडर ज्वाइन किया। सर, जैसे आप बता रहे थे कि 3 बार आप अटेम्प्ट किए, तीसरा बार में आपको सफलता मिली। अब UPSC एग्ज़ाम बेसिकली आपका नॉलेज के साथ साथ, आपका राइटिंग स्किल के साथ साथ कभी कभी ये एक तरीके का लॉटरी भी होता है। बहुत अच्छा स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ाई करने के बाद, तैयारी करने के बाद कभी कभी क्लियर नहीं होता है। भगवान की कृपा इसमें बहुत ज़रूरी है। हम 3 बार एग्ज़ाम लिखा। मेरा परिवार हमेशा मेरा साथ दिया। 2 बार हम हार गया। कभी कभी लोग हारने के बाद अपना हार मान के चले जाता है, लेकिन 2 बार हारने के बावजूद हम अपना उम्मीद कायम रखा। तीसरे बार जब एग्ज़ाम लिखा, हम अपना सफलता हासिल किया। मतलब सर, आज के डेट में बहुत सारे कंपटीशन का दौर आ चुका है, ऑनलाइन पढ़ाई हो चुकी है। आपके समय में उस समय वो व्यवस्थाएं नहीं होगी, बावजूद आपने हार नहीं मानी और कोशिश करते चले गए। तो अभी जो परिवेश है, क्या लगता है, ऑनलाइन पढ़ाई अच्छा है आज के डेट में या फिर सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छा है? जैसे कि सिनारियो पढ़ाई का हर जगह चेंज हो गया है। जैसे स्कूली शिक्षा का भी बहुत अधिक चेंजेस अभी हुआ। जब हम लोग स्कूल में रहते थे, हम लोग अपना टीचर से डरते थे। टीचर लोग हम लोगों को, जब हम लोग अगर होमवर्क नहीं करते थे, पढ़ाई नहीं करते, तो हम लोगों को डांटते थे, कभी कभी पिटाई भी मिलते थे, लेकिन हम लोग उसको उसी हिसाब से लेते थे। हम लोग ये सोचते थे ये टीचर का ये सब जो भी कर रहा है हम लोगों का प्रोग्रेस के लिए कर रहा है। लेकिन आते दिन आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ पर भी किसी भी टीचर के द्वारा किसी विद्यार्थी पर पढ़ाई करने को लेके हो या अनुशासनहीनता करने पे, थोड़ा कड़क आवाज़ पे कुछ बोलने पर, कभी कभी परिवार वाला उसको बहुत दूसरे तरीके से लेता है और उसके बाद स्कूल में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करता है। इसका मेन कारण ये कि धीरे धीरे हमारा समाज में जो पहले यूनाइटेड फैमिली रहते थे, अभी धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली हो गया है। न्यूक्लियर फैमिली में फादर है, मदर है, बच्चा है। फादर मदर कभी कभी नौकरी करने के लिए जाता है, तो बच्चा लोगों का एक सोशलाइजेशन होने का जो पहले जो एक वातावरण रहता था, आज के दिन में वो नहीं है। वो मैक्सिमम टाइम अपना मोबाइल पे रहता है। जैसे कि हमारा मोबाइल का आगमन के बाद भी जिस तरीके से हम लोगों का पढ़ाई, खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते थे, उसमें हर आदमी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया है। हम लोगों के टाइम में अगर हमको UPSC की तैयारी करना होता था, हम लोगों को इधर ट्रिवांड्रम जाना होता था, क्योंकि हम केरला का, नहीं तो आपको दिल्ली जाना होता। तो हम दिल्ली में जाके अपना तैयारी किया था। लेकिन आज के दिन में हर बच्चा को अपना घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकता है। आप अपना मोबाइल का इस्तेमाल, अपना लैपटॉप का इस्तेमाल अच्छा काम के लिए करेगा, तो आप घर पे बैठ के भी आप UPSC एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आज के दिन में बहुत ऐसे बच्चा लोग हैं जो नौकरी करने के टाइम में भी अपना टाइम निकाल के इंटरनेट का यूज़ करते हुए UPSC की तैयारी करता है और विजय भी हासिल कर रहा है। तो अपॉर्चुनिटी है हर जगह का। खास करके पहले लोगों को दिल्ली जाने का एक स्थिति पैदा होते थे, जिसके पास दिल्ली जाने का कोई ऑप्शन नहीं था, वो दिल्ली नहीं जा पाते थे, वो शायद वो एग्ज़ाम अच्छा से नहीं लिख पाते थे। आज के दिन में किसी भी गांव में, किसी भी कोना में इंडिया में रह करके लोग UPSC की तैयारी कर सकते हैं और परीक्षा में अपना विजय भी प्राप्त कर सकता है।
सर पहले जैसे किताबें हुआ करती थी, अभी बहुत सारे प्राइवेट पब्लिशर आ चुके हैं, तो आज के परिवेश में एनसीईआरटी की बुकें ज़्यादा अच्छी हैं या पर प्राइवेट पब्लिशर पे जो लोग झुकाव करते हैं? ना देखो, हमेशा जब हम लोग अपना यूपीएससी का तैयारी शुरू किया था तो हम लोगों को यही बोला कि आप पहले अपने एनसीईआरटी का बुक्स 6th क्लास से, तो क्योंकि आपका बेसिक जो बैकग्राउंड है, आपका जो बेस वर्क आपको एकदम मजबूत करना ज़रूरी था, इसलिए एनसीईआरटी का बुक हमेशा आपको एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे देता है। लेकिन ज़रूरत नहीं है कि एनसीईआरटी का ही बुक का पढ़े, क्योंकि अलग अलग ऑथर्स का अलग अलग अच्छा अच्छा बुक है। आप कंटेंट ज़रूर देखिएगा। यूपीएससी में जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस आप उठाइए, सिलेबस के आधार पर पढ़ाई करने के लिए मटेरियल आपको, चाहे वो किसी प्राइवेट प्लेयर का हो या सरकारी प्लेयर का हो, अगर कंटेंट अगर पूरी तरीके से कवर हो रहा है तो आप किसी भी बुक लेके पढ़ सकते हैं, पढ़ के आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सर पढ़ाई के दौरान जैसा आप बता रहे हैं कि आप हॉस्टल में भी आप रहे होंगे, कॉलेज भी कर रहे होंगे, तो कभी ऐसा मौका मिला कि कॉलेज बंक करके पिक्चर जाने का माहौल बना हो? आप देखो, हमारा उस एज ऐसा है कि हर आदमी ऐसे ऐसे काम अपना लाइफ में किया होगा, हम भी अपने लाइफ में किया है। कॉलेज के टाइम में भी, स्कूल के टाइम में भी कभी कभी बंक करके मूवी देखने के लिए जाते थे। और मेरे लाइफ में ऐसे भी हुआ कि एक बार हम बंक करके मूवी देखने के लिए गए, उसके बाद मेरा फादर के द्वारा उसको पकड़ा भी है। अब लेकिन वो उस एज का है, वो हर पेरेंट्स, हाँ, हर पेरेंट्स समझता है कि बच्चा लोग फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने के लिए जाता है। लेकिन आज के दिन में कभी कभी क्या है, मूवी के ऊपर भी कुछ बच्चा लोगों के द्वारा करने लगा जो अच्छा नहीं है। जैसे जैसे अभी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बच्चा लोगों के बीच में सिगरेट का इस्तेमाल, दारू पीने का इस्तेमाल, ड्रग्स यूज़ करने का इस्तेमाल, ये सब स्कूली एज से ही शुरू हो रहा है। ये सब गलत है। अपना शरीर के लिए अच्छा है, मनोरंजन के लिए आप कुछ कर सकते हैं, खेल सकता है, कभी कभी जाकर मूवी देख सकता है, लेकिन अपना समाज और अपना शारीरिक किसी तरीके से हानि पहुंचाने वाला काम हम लोगों को करना नहीं है। सर एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जनरली बड़े बुजुर्ग या लोग बोलते आए हैं कि अगर गुरु की डांट और मार नहीं मिली तो क्या ही हुआ, और माता पिता के प्यार और मार नहीं मिला तो क्या ही हुआ, ऐसा मौका आपके साथ हुआ? एकदम सही बोला है। मेरी फादर और मदर दोनों बहुत स्ट्रिक्ट था। वो देखो, मिडिल क्लास फैमिली होने से हमेशा पढ़ाई पर ध्यान मेरा फादर और मदर का रहा है। कहीं पर भी अगर पढ़ाई में या किसी तरीके का चूक अगर ये लोग देखते थे तो ज़रूर हमेशा डांटते थे, और ये सब डांट के कारण कभी कभी मार भी मिलते थे। इसके कारण ही हम बोलेंगे कि हम भाई और मेरा 2 बहन है, हम लोग अपना पढ़ाई किया, पढ़ाई करके हम लोग सब आगे निकला। मेरा एक सिस्टर है, वो आज के दिन में स्टेट बैंक में चीफ मैनेजर है, और मेरा छोटी बहन एक स्कूल का टीचर है। तो ओबियस है, टीचर का, पेरेंट्स का प्यार के साथ साथ कभी कभी गलत देखने पर गलत को ठीक करने के लिए कड़ाई का इस्तेमाल होना चाहिए। होगा तो बच्चा का भविष्य के लिए अच्छा है। और हम लोगों के टाइम में हम लोग सबसे ज़्यादा टीचर से डरते थे। सिनारी ऐसे होते थे कि अगर आपको स्कूल से पिटाई मिला, उसके बारे में आप घर पे जाके बोलेगा तो घर पे भी पिटाई मिलना तय था। तो आज के दिन में माता पिता लोग समझता नहीं है। स्कूल में अगर टीचर थोड़ा कड़क आवाज़ में भी अपना बाल बच्चा से कुछ बात करता है, आज का माता पिता लोगों को ख़राब लगता है। ये लोग आके स्कूल में आके प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश करता है, ये सरासर गलत है। सर एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जनरली पढ़ाई लिखाई के समय में एक दोस्तों का भी सर्किल होता है और दोस्त से बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलता है। आपके मतलब पढ़ाई के दौरान क्या रहा वाक़या? अब देखो, हम स्कूलिंग के टाइम में पढ़ाई लिखाई से थोड़ा ज़्यादा हम खेल कूद में इंटरेस्ट रखने वाला आदमी था। तो घर पे जाता है तो ऑब्वियसली माँ बाप का प्रेशर के कारण पढ़ते थे, लेकिन स्कूल के टाइम में खेल में ज़्यादा हम इंटरेस्ट रखते थे। तो उस टाइप मेरे पास एक अच्छा क्राउड था, मेरे फ्रेंड लोग हैं आज भी कॉन्टैक्ट में। हम लोग स्कूल में उस टाइम इतना गर्मी भी नहीं होते थे, हम लोग दोपहर का जो खाना खाने के बाद जो टाइम छुट्टी मिलते थे, हम लोग ग्राउंड में जाते थे, फुटबॉल क्रिकेट सब खेलते थे। आज भी वैसे लोग कॉन्टैक्ट में हैं, मेरे साथ पढ़ा हुआ मैक्सिमम लोग आज के दिन में विदेश में अपना काम कर रहा है। बहुत आदमी इंग्लैंड में है, यूएसए में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है। और उसमें से मेरे स्कूल में पढ़ा हुआ मेरा एक बैचमेट, एक दिव्या सारा थॉमस, मेरे साथ वो आईपीएस में ही है। हम लोग साथ में, बैच में भी आईपीएस में साथ में था, हम लोग स्कूल में भी एक साथ पढ़ा है। वो आज के दिन में सीबीआई का एसपी है ट्रिवांड्रम में। तो क्राउड हमेशा, आपका एक फ्रेंड सर्कल आपको हमेशा मोटिवेट करने में साथ देता है। कभी कभी आप जब डाउन होता है, आपका दोस्त का सर्कल वो ज़रूरी है आपको थोड़ा मोटिवेशन ऊपर बढ़ाने के लिए। और कभी कभी आपका गलतियाँ आपका बता के आपको सुधारने में भी दोस्त लोगों का बहुत हेल्प होता है। लोग बोलता है कि अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त है, आपको आईना का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही लोग आपका कमियां आपको बताता है, वही लोग आपका स्ट्रेंथ आपको बताता है। तो दोस्त का सर्कल बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब कॉलेज में भी गया, कॉलेज में भी हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रिची से पढ़ा है। वहाँ पर पूरा भारत का हर स्टेट का लोग
वहाँ अपना इंजीनियरिंग करने के लिए आता। तो वो पहली बार उस टाइम हमको पूरा हमारा देश का हर जगह का हर कोने का दोस्त हमको मिला। जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु लक्षद्वीप तक का लोग हमारा कॉलेज में पढ़ते थे। तो हर एक कोना का फ्रेंड्स मिला, हर एक कल्चर के बारे में समझने का मौका मिला। वहीं जाके ही मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा हुआ था, क्योंकि मेरा बहुत सारे दोस्त लोग नॉर्थ इंडिया का होते थे। वहाँ लोगों के साथ बात करके मेरा हिंदी अच्छा हुआ, और लास्ट में यहाँ झारखंड आने पर मेरा वही चीज़ हमको काम आया। सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे, आमतौर पर जैसे गुरु लोग बोलते हैं बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है, हर क्षेत्र में आपको गुरु की ज़रूरत है, तो इस क्षेत्र में भी तो आपको गुरु मिले होंगे, उनका कैसा अनुभव रहा? नहीं देखो, नॉलेज हासिल करना आपका जब जब तक आप जिंदा है तब तक आप नॉलेज हासिल करते रहता है। तो हर फील्ड में आपको हमेशा कुछ कुछ गुरु मिल जाता है। जब पहली बार हम लोग पैदल चलना शुरू होता है, तो हमारा माँ हमारा गुरु होगा, या आपका कोई बड़ी भाई बहन है तो आपका गुरु होगा। जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपको स्कूल में लोग पढ़ाता है। जब आप खेलना शुरू होता है, खेल आपको सिखाने वाला गुरु आपको मिल जाता है। सर्विस में आने के बाद भी आपको एक मेंटर का ज़रूरी है। तो हम झारखंड में आने के बाद मेरा प्रोबेशन हुआ था गुमला में। तो गुमला में उस टाइम मेरा ट्रेनी एसपी था भीमसन टूटी सर, जम्मू कश्मीर कैडर का है सर। उस टाइम डिपुटेशन पे यहाँ आया हुआ, तो जो बेसिक पुलिसिंग कैसे होना है उसके बारे में सर के द्वारा ही हमको सिखाया है। क्योंकि मेरा हिंदी बहुत कमज़ोर होने के चलते सर कभी कभी हमको बिठा के चीज़ें हमको बार बार समझाने का प्रयास भी किया था। उन्हीं का प्रयास के कारण ही हम लोग जो बेसिक चीज़ हम लोग एनपीए में सीखता है, लेकिन फील्ड रियलिटी क्या है उसके बारे में सर के द्वारा ही हमको बताया है। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे सर, आमतौर पर पुरुष के लाइफ में महिलाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो आपकी क्या जॉब के बाद शादी हुई थी या शादी के पहले जॉब हो गई थी? नहीं, मेरा अब जॉब में आने के बाद ही शादी हुआ। तो जैसे आप बोला कि हर आदमी के पीछे एक महिला महत्वपूर्ण होता है, सही है। क्योंकि मेरी माँ का रोल मेरे सक्सेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरे माँ के द्वारा जब हम छोटा था तो हमको सिखाने का काम वही करते थे। फादर से ज़्यादा मेरा गलतियाँ देखने पर हमको ज़्यादा डांटते भी वही थे, और ज़्यादा प्यार भी वही करते थे। उनका भी इंटरेस्ट था कि हमको यूपीएससी लिखना है। 2 बार हम परीक्षा में फेल होने के बावजूद उनका पूरा सपोर्ट हमको मिला। उनको द्वारा यही बोला गया कि अरे यार ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं है, तुम्हारा जो कर सकता है उसका हमको मैक्सिमम 100% देना है। कोशिश हमेशा भरपूर रखना है, रिजल्ट सोच के हमको काम नहीं करना है। तो उनके द्वारा यही बोला गया, वो हमको बहुत मोटिवेशन मिला है। फिर मेरी सिस्टर उस टाइम ऑलरेडी नौकरी में था। जब कभी कभी पैसा की कमी होता है तो हम अपना माँ से नहीं पूछ सकते थे, लेकिन हम अपना सिस्टर से पूछते तो वो हमको मदद करते थे। दोनों लोगों का बहुत ही योगदान रहा है मेरा सक्सेस में। वैवाहिक लाइफ में पत्नी का भी तो अहम योगदान है। ओबियस है, जैसे कि सर्विस में आने के बाद आप कभी कभी एक बार नौकरी करने के लिए बाहर निकल जाता है, आप खाली सोने के लिए वापस घर आ जाता है 6 घंटा 4 घंटा 5 घंटा। कभी कभी उस स्थिति में हम लोग तनाव में रहता है, तो उस टाइम में घर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी शादी 2014 में हम कैडर में आने के बाद हुआ था। वो केरला के रहने वाली थी, उनको भी हिंदी पता नहीं था। अचानक एक नया जगह पर आ गया है, तो आज हमारा 10 साल हो गया है शादी का। तो हम जो भी झारखंड में आने के बाद हासिल किया है उसमें उनका एकदम योगदान रहा है। और मेरा दो प्यारी सी बेटी लोग भी है। ये सब मिला के मेरा लाइफ है। एक टेंस डे के बाद जब घर आता है तो मेरा 2 बेटी को देखने से हम थोड़ा लाइट हो जाता है। इन लोगों का भी मोटिवेशन हो जाता है, थोड़ा लाइट हो जाता है। हंसी मजाक करने में थोड़ा हम लोगों का भी टेंशन ख़त्म हो जाता है। सर जैसा आप बता रहे थे कि आप यहाँ पर करीब 10 साल हो गए और साउथ का लैंग्वेज हिंदी बोल भी नहीं पाते होंगे, बहुत कठिन रहा होगा। किस तरह से परिवेश में आपने काम किया और वो कैसे दूर किया उसे? जैसे मैंने आपको बोला है कि जब भी आपको कुछ काम कर रहा है आपको अपना 100% देना है। हम केरला में रहने के कारण हल्का फुल्का हिंदी हम समझ सकती थी। कॉलेज में जाने के बाद नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स होने के चलते हम थोड़ा मोड़ा हिंदी बोलना भी शुरू किया। तो लेकिन जब हम झारखंड में आ गया, हम यहाँ हर चीज़ हिंदी में था। आपका केस फाइल से लेके सरकार का जो भी चिट्ठी आता है सब हिंदी में था। हम उतना स्पीड में हिंदी नहीं पढ़ पाते थे, उतना समझ भी नहीं पाते थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने आपको बोला कि मेरा एसपी साहब का ट्रेनी एसपी साहब का बहुत बड़ा रोल था। वो हमको बिठा के समझाते थे चिट्ठी में क्या लिखा हो, डायरी में क्या है।
और जब हम गुमला थाना में प्रभारी के रूप में हम अपना प्रोबेशन के कार्यकाल में काम किया, वहाँ पे जितना मेरा ऑफिसर था, जितना मेरा कांस्टेबल था, सब लोग हमको बहुत मदद किया। उन लोगों को पता था कि हम हिंदी ज़्यादा जानते नहीं थे, तो इसलिए ये लोग टाइम दे के हमको बहुत कुछ चीज़ समझाने का प्रयास किया था। और यहाँ आने के बाद आपको यहाँ रहना ही है, कैडर आपका झारखंड हो जाने के कारण आपका कोई भी कमी है, कोई भी आपका कोई नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करवाने के लिए प्रयत्न करने का ज़रूरत था। तो उसी में हम अपना पूरा कोशिश किया हिंदी सीखने के लिए। आज के दिन में हम अच्छा हिंदी बोल भी सकते। ग्रामर हिंदी का थोड़ा टफ है, ग्रामर छोड़ के हिंदी में अच्छा से बोल भी सकती हूँ, अच्छा से लिख भी सकती हूँ, अच्छा से पढ़ भी सकती हूँ। यहाँ चूंकि झारखंड है, परिवेश अलग अलग भाषाओं का है, लोग मगही भी बोलते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं, बंगला भी बोलते हैं, तो क्या आपने मगही और भोजपुरी सीखा है? जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हम अपना प्रोबेशन किया है गुमला में, और गुमला में जो नागपुरी भाषा का वहाँ का हिंदी में वो मिला हुआ मिलता है। तो पहले हमको समझ में नहीं आते थे, लेकिन अभी इस बार उसके बाद हम 3 साल 4 साल बाद हम गुमला का एसपी बन के गया, तो हमको वहाँ का लोगों का भाषा समझ में आना शुरू हुआ था। हम संदाल परगना में भी काम किया है, संदाल में हम 2 जिला किया है। तो पहले जब हम साहिबगंज में गया था तो थोड़ा टफ था कि यहाँ का लोगों का संताली भाषा समझने में, और बगल में सटा हुआ बंगाल था, वेस्ट बंगाल से लोग बंगाली बोलते थे, तो हमको समझ में आना थोड़ा दिक्कत था। लेकिन 2 + 2 4 साल हम वहाँ पे काम किया है, उसी के चलते अभी संताली भी हल्का पुल्का समझ लेता है और बंगाली भी समझ में आता है। ये हमारा काम ऑल इंडिया सर्विस का एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि हम हर तरीके का कल्चर में हम लोगों को काम करने का मौका मिलता है। तो नेगेटिव है कि आपको इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। कहीं ना कहीं डेडिकेशन है। डेडिकेशन का बहुत ज़रूरी है इसमें। सर, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे कि विद्यार्थी लाइफ में ऐसे बहुत सारे वाक़या होते हैं कि लोग कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं तो ट्रेन का सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि उस समय इकोनॉमिकल कंडीशन भी ख़राब होते हैं, तो विदाउट टिकट भी सफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है। आपके साथ कभी वाक़या हुआ क्या? नहीं, हम कभी बिना टिकट का हम ट्रैवल नहीं किया है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला हम केरला का रहने वाला है, हम दिल्ली में कोचिंग करते थे। हम केरला टू दिल्ली हम जनरल टिकट में हम सवार किया है, ऑलमोस्ट 2 दिन का पूरा का जर्नी है। लेकिन बिना टिकट का मतलब वो हमारे वहाँ पे होता नहीं है ये सब चीज़। नॉर्मली हम लोग कहीं पे जाता है तो हम लोग टिकट ले लेता है, लेकिन जनरल टिकट में ट्रैवल किया है, समस्याएं फेस किया है। लाइफ है, जब आप स्ट्रगल करता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करने के टाइम में, लाइफ उतना आपको आसान नहीं रहता है, थोड़ा हार्डशिप आपको फेस करना होता है, क्योंकि हार्डशिप के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा, और हार्डशिप के बाद आपको जो सक्सेस मिलेगा उसका जो उसका फल मीठा होगा, ज़्यादा मीठा होगा। तो सर, ऐसा वाक़या कभी आया क्या कि मतलब होटल ना मिले और रात को स्टेशन पर गुजारनी पड़ी परीक्षा देने के दौरान? आज सच होटल में स्टेशन में रहने का बात बोलेगा तो ऑब्वियसली स्टेशन में हम रुका हुआ है, क्योंकि जब यूपीएससी का एग्ज़ाम जब होता है तो आपका एग्ज़ाम एकदम सुबह हो जाता है। तो पहले दिन आप जब आता है तो भाई आप स्टेशन में आता है और आप फिर स्टेशन में ही अपना क्या बोलता है फ्रेशन अप होके फिर आप परीक्षा लिखने के लिए जाता है। ये हुआ है प्रीलिम्स के टाइम में, ये हुआ है स्टेशन में ही अपना फ्रेशन अप होके हम परीक्षा लिखने के लिए हम गया है। सर, स्पोर्ट्स कौन सा पसंद है आपको? जैसे कि हम स्कूल के टाइम में हम बेसिकली एक एथलीट था, हम शॉर्ट रनिंग करते थे, 100 200 और लॉन्ग जंप हम करते थे। उसके साथ साथ हम स्कूल में वॉलीबॉल, फुटबॉल और बैडमिंटन खेलते थे। फिर कॉलेज में गया तो हम एक नया हम टेबल टेनिस सीखा, क्रिकेट भी कभी कभार खेलते थे। कॉलेज में जाने के बाद क्रिकेट थोड़ा ज़्यादा खेलना शुरू किया। ऐसा हम अपना शरीर के लिए जो एक्सरसाइज के लिए जो गेम ज़रूरी है उस हिसाब से हम गेम खेलता है। आज भी मतलब स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं आप? आज भी हम अपना शरीर देखते हुए हम कभी कभी एक्सरसाइज के रूप में हम गेम्स खेलने का कोशिश ज़रूर करता है। साउथ से चूंकि आप एसोसिएटेड हैं सर, साउथ का तो हीरो था कमल हसन, लोग ज़्यादा रजनीकांत को पसंद करते थे। आपका पसंदीदा हीरो हीरोइन कौन था? देखो, केरला का लोग ज़्यादा कमला हसन और रजनीकांत से, हमारा यहाँ पे मोहनलाल और मम्मूटी हैं, तो हम लोग उन लोगों को ही अच्छा एक्टर मानता है। अच्छा एक्टर भी, अच्छा मूवी भी केरला में आते रहता है, और हर जगह पर जो भी अच्छा मूवी, जो भी आदमी अच्छा मूवी बनाता है, हम लोग सब मूवी को एंजॉय करता है। बिना लैंग्वेज एक कंस्ट्रेंट ही नहीं है। केरला का आदमी मलयालम मूवी देखता है, तमिल देखता है, तेलुगु देखता है, हिंदी देखता है, अंग्रेज़ी मूवी भी देखता है। क्योंकि आप आईपीएस हैं और भारतीय पुलिस सेवा से ही हैं, तो जनरली आमतौर पे पुलिस के शब्द आते हैं तो लोगों में डर पैदा हो जाता है। आपके साथ कभी ऐसा वाकया हुआ कि पुलिस के नाम से आपको डर लगा, या फिर कुछ ऐसा वाकया जो लगा कि नहीं यार पुलिस पकड़ लेगा? नहीं भाई, अगर हर आदमी को पुलिस के प्रति डर रहता है,
तो हमको भी डर थे, क्योंकि पुलिस का काम हमेशा किसी का कोई राइट छीनने का होता है, और पुलिस को अपना काम अच्छा करने के लिए थोड़ा कभी कभी कड़क भी रहना होता है। उसी के चलते नॉर्मल आदमी हमेशा पुलिस से थोड़ा दूर रहता है। हम भी डरते थे। हम सर्विस में आने के बावजूद जब कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए पुलिस वाला आ गया तो थोड़ा भाई, सर्विस आने के बाद की बात है, तो डर तो पुलिस को देख के होना नॉर्मल है। लेकिन हम लोगों का आज के दिन में यही कोशिश रहता है कि पब्लिक को पुलिस के प्रति जो डर का जो माहौल है उसको ख़त्म करने का प्रयास हम लोग यहाँ पे कर रहा है। अच्छा काम करने वाला आदमी को पुलिस से डरने की लिए ज़रूरत नहीं है। जो आदमी गलत रास्ता पे जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट कर रहा है या क्राइम की रास्ता अपना रहा है, ऐसे लोगों को ही पुलिस को डरने से ज़रूरत है। आम आदमी को पुलिस से डरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। हम आम आदमी का सहयोग करने के लिए ही हम लोग काम करता है। सर 10 साल में ऐसा कोई काम कि आपने किया होगा जो लगा कि ये बहुत कठिनाई था लेकिन आपने अचीव कर दिया अपने कार्यकाल के दौरान? हाँ, ऐसे एक काम हम किया है। जैसे कि हम जब गुमला ज्वाइन किया था, गुमला हाईली हेविली नक्सल इन्फेस्टेड था। उस टाइम वहाँ पे एक जोनल कमांडर था बुदेश्वर उरांव। तो फिर प्रोबेशन के बाद हम फिर लातेहार चला गया, चतरा चला गया, फिर धनबाद आया, साहिबगंज गया। साहिबगंज के बाद हम गुमला का एसपी बना। तो ये बुदेश्वर उरांव मेरे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती था। तो हमको अभी भी याद है, जब हम वहाँ पे गया था तो मीडिया का बंधुगण हमसे पूछा कि आपका टारगेट क्या होगा। हम तो ये बोला था कि हम कोशिश करेंगे कि हम बुदेश्वर उरांव को न्यूट्रलाइज करेंगे। ऑलमोस्ट 1-1.25 साल का हम लोग लगातार उनके पीछे लगे रहा। उनका लोकेशन निकालने के लिए, वो क्या करता नहीं करता वो चेक करने के लिए। उनको किसी तरीके का कांड हम लोग गुमला में करने नहीं दिया। और लास्ट में मेरा बदली होने से हमको लगता है कि 2 अप्रैल 2021 में होगा, सीआरपी के साथ और मेरा जवान के साथ वहाँ पे नक्सल का मुठभेड़ हुआ था। उसमें जो बुदेश्वर उरांव जो वहाँ का मेन था, उनको हम लोग एनकाउंटर में मार गिराया था। वो मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि था। मैं अपना टास्क समझ के हम वहाँ पे गया था, तो वो टास्क हम हासिल कर पाया था। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे सर, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर के इशू को संभालने को लेकर कई तरह की बाधाएं आती हैं। पहुंच के इस लोग रौब दिखाता है, पैरवी का भी रौब दिखाता है और पैरवी भी आती है। कितने कठिनाई होती है ऐसा सिचुएशन में? देखो, पुलिस का काम जैसे मैंने आपको बोला है कि वो हमेशा टफ रहता है, क्योंकि हम लोगों का काम से हमेशा आधा % लोग खुश रहता है और आधा हमेशा नाराज़ रहता है। और जिसको पुलिस का काम से अच्छा लगता है कि वो कभी कोई बात बाहर बोलता नहीं, और जिसको ख़राब लगता है वो 10 जगह जाके पुलिस के द्वारा ये गलत किया वो गलत किया लगातार बोलता है। जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर इशू भी संभालना आज के दिन में पुलिस के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग क्या बोलेगा, एजुकेटेड हो गए। एजुकेटेड होने के कारण लोग थोड़ा एम्पावर हो गया। लोग के बारे में जानकारी इन लोगों को है। लेकिन प्रॉब्लम हमारा यही है कि हम अपना अधिकार के बारे में बोलता है, लेकिन अपना कर्तव्य के बारे में कहीं चर्चा नहीं होता है। कर्तव्य के बारे में हम लोग समझता नहीं है। हमको लॉ ब्रेक नहीं करना, इसके बारे में कहीं पे चर्चा नहीं होता। लेकिन लॉ ब्रेक करने के बाद बोलेंगे कि फलाना का आदमी है, उसी के चलते हमको छोड़ दीजिए, उस टाइप का पैरवी हमारे पास ज़रूर आता है। कभी कभी हम लोग ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए, स्थिति को और नहीं बिगाड़ने को लेके हम लोग कभी कभी ऐसे लोगों का बात नज़रअंदाज करके छोड़ देता है। कभी कभी आप देखता है कि हमारा पदाधिकारी के द्वारा ऐसे स्थिति पैदा करने वाला के ऊपर कठोर कार्रवाई करता है। कठोर कार्रवाई करने के बाद उन लोगों के ऊपर कभी कभी कार्रवाई करते हुए हमको सज़ा भी देना पड़ता है। ये हमारा नौकरी का पार्ट है। लॉ एंड ऑर्डर अगर हमको मेंटेन करना है तो स्थिति को देखते हुए, सिनेरियो को देखते हुए प्रत्येक घटना को अलग अलग तरीके से डील करना बहुत ज़रूरी है। सर, युवा को आज के ज़माने में क्या करना चाहिए? चूँकि बहुत सारे कंपटीशन हो गए हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं भी हो गई है, अभी लोगों को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या करने की ज़रूरत है? देखो, सबसे पहले आपको अपना स्ट्रेंथ क्या है उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। हम जब भी स्कूल कॉलेज में जाता है हम यही बोलता है कि अगर सचिन तेंदुलकर सोचेगा कि हम IPS बन जाएंगे, वो उसी के लिए अगर प्रयत्न किया होता हमको गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं मिलता। और मेरे जैसा आदमी सोचेंगे कि नहीं हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम क्रिकेटर बन के हम सचिन तेंदुलकर बनेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना स्ट्रेंथ के अनुसार काम करना है और वीकनेस को हटाने के लिए आपको प्रयत्न करना है। ज़रूरत नहीं है कि आपको IAS IPS ही बनना है। समाज के लिए, एक अच्छा समाज बनाने के लिए आप अपना योगदान किसी भी तरीके से कर सकता है। एक अच्छा टीचर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, नर्स बन सकता है, आप एक अच्छा फार्मर बन सकता है, एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। तो आपको देखना है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है और एप्टीट्यूड के अनुसार आपको आगे काम करना पड़ेगा। तो ये हमने आपको मिलाया असली हीरो से, जो 24/7 आपकी सुरक्षा के लिए अपने परिवार को भी छोड़कर खड़े रहते हैं और राष्ट्र की जितने भी त्यौहार और महोत्सव होते हैं उसमें भी शामिल होते हैं।
संघर्ष से सफलता की अगले एपिसोड में आपको फिर नए और असली हीरो से मिलाएंगे और दिखाएंगे उनकी संघर्ष के गाथा की कैसे संघर्ष कर उन्होंने सफलता को चूमा है और जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त की है। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।